नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आखिरकार इंडिगो ने अपने सामने झुका दिया DGCA को। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो को अब आंशिक राहत दे दी है। जो इन्होंने DTTL नियम लागू किया था, ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो रूल था ना, उसमें आंशिक राहत दे दी गई है। केवल ये जो राहत है ये इंडिगो को दी गई है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या फैक्ट है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आखिर RBI ने गिरते हुए रुपये को चुना और रेट कट कर दिया, क्योंकि रेट कट होगा तो रुपया और कमज़ोर होगा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इंटरवेंशन एक दूसरे से विपरीत रहता है। जब भी RBI ब्याज दरों में कमी करता है तो भारत का रुपया कमज़ोर होता है। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सोना चांदी में जो तेज़ी है ये कहाँ तक और कब तक चलती रहेगी, उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। और जो तुम्हारा कोरोना रेमिडेंस का IPO खुलने वाला है 8 तारीख से, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि कल ही मैंने बताया था कि भारत अगर रूस के साथ में कोई भी अभी बड़ी डील, डिफेंस डील करने से बचेगा। ये मैंने कल ही अपनी वीडियो में बताया था कि अगर बड़ी डील होंगी, जो जैसा कि अभी भारत ने जो डील हुई है, उन डीलों में सबसे महत्वपूर्ण जो डील है, भारत अपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो रूस में डालेगा। इसके बदले में रूस ने हमें जो यूरिया या फर्टिलाइजर से रिलेटेड है वो हमारे भारत में वो करेगा। और इसी के साथ में एक डील हुई है, वो है सबमरीन को लेकर के। भारत और रूस मिलके जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, वैसे ही बहुत जल्दी ही एक डिफेंस और न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के ऊपर विचार चल रहा है। और इसमें 20 से ज़्यादा समझौते हुए हैं। अभी 10 समझौते बाहर आए हैं। उन 10 समझौतों में अभी कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी बड़ी डिफेंस डील नहीं है। क्या है कारण, या भारत ने क्यों थोड़ा सा किनारा किया है? जैसे कि चर्चाएं चल रही थी कि S-400 ली जाएगी। अमेरिका के साथ में बहुत दिन में लगभग 6 महीने में बात आई है पटड़ी में। और अगर एक डिफेंस डील, बड़ी डिफेंस डील हो सकता था कि ये जो मामला बनता बिगड़ जाता। इसलिए हो सकता है कि भारत की तरफ से कोई बड़ी डिफेंस डील रूस के साथ में भी करने से बचाया जाए, क्योंकि ऐसी भी अंदेशाएं लगाई जा रही थी कि सुखोई 57 की डील होगी या S-400 की डील होगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल समझौते हुए हैं। और उन समझौतों में 20 समझौतों में से 10 समझौते बाहर आ चुके हैं। उन 10 समझौतों में कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं है। कारण है अमेरिका के साथ में हमारा जो खटपट चल रही है, क्योंकि अभी नया जो उनका बयान आया है, उनका एक जो सदस्य दल है, जो डेलीगेशन है, वो अगले हफ्ते भारत आने वाला है। और अमेरिका के साथ में हमारी डील लगभग अंतिम चरण में चल रही है। ये बात भारत के पीयूष गोयल जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो भी बोल चुके हैं। जो अमेरिका के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं या जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो भी बोल चुके हैं। अब समझ लेते हैं कि सोना चांदी में आखिर तेजी कब तक है। देखो क्या है कि रुपया हमारा 90 के पार पहुंच गया है। 90 रुपये 11 पैसे पे रुपया हमारा कारोबार कर रहा है। और बास्केट ऑफ करेंसी में जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 99 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये जो करेंसी है ना, ये कमज़ोर हो रही है। तो उसी के कारण जो गोल्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है कि गोल्ड और सिल्वर जो इनमें जो तेज़ी है ना, उसके पीछे जो वजह है ना, वो वजह यही है। क्योंकि सोना और चांदी अगर कमज़ोर हो रही है, मतलब डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। आज की जैसी स्थिति में भी अगर FII ने आज भी हमारा लगभग 240 करोड़ रुपए का माल बेचा है, और DII ने 3853 करोड़ रुपए का, अगर टोटल मानोगे तो 4100 करोड़ के आसपास में माल खरीदा है। आज 70वें दिन हमारे DII ने खरीदारी करी है। और आज के जैसी स्थिति में भी FII ने माल बेचा है। बिटकॉइन 82,000 रुपये कारोबार कर रहा है। क्रूड ऑयल 63 पे। क्रूड ऑयल नॉर्मल है, इसलिए हमें चिंता नहीं है। इसलिए निफ्टी में आपको जो वेबसाइट उनमें कहीं ना कहीं तेजी के जैसा माहौल दिख रहा है। आप समझ लेते हैं कि जो RBI गवर्नर ने OOM मतलब OMO के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये मार्केट में डालने के लिए बोला है। अब समझ रहे होंगे OMO क्या होता है। जनरल OMO ओपन मार्केट ऑप्शन होता क्या है। जब भी RBI को पैसा मार्केट में डाइल्यूट करना होता है तो बैंक क्या करता है, RBI क्या करता है, मान लो 10 बैंक हैं और 10 बैंकों ने अब RBI के बॉन्ड रख रखे हैं अपने पास में, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब RBI को मार्केट में पैसा लैंड करना, मतलब पैसा देना है, तो वो क्या करेगी, उनसे अपने बॉन्ड खरीदेगी। मतलब 10 बैंकों से 10-10 हज़ार करोड़ के बॉन्ड खरीदेगी, तो 1 लाख करोड़ होगी। वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो सिंगल एक पेपर है, वो उनसे खरीद लेगी और उनसे उसकी एवज में 10 हज़ार करोड़ रुपए दे देगी।
अगर आरबीआई ने 10 बैंकों से 10,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे तो उसके एवज में आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, OMO, ओपन मार्केट ऑप्शन। तो ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए आरबीआई 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डालने वाली है। 1 लाख करोड़ रुपए डालेगी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो पेपर की फॉर्म में बैंकों के पास में रखा है, उसे आरबीआई अपने पास रख लेगी। तो उस अगेंस्ट में जो बैंकों के पास में पैसे की अधिकता हो जाएगी, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो मतलब आप लोग हम लोग जो क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, एक बात नोटिस करना कि जैसे आरबीआई रेपो रेट काटता है तो रेपो रेट काटते से ही एक चीज़ें सामने आने लगते हैं कि अगर आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 50,000 रुपये है और आपका सिविल स्कोर अच्छा है, मतलब आप पैसा समय पर दे देते हो, तो होता क्या है कि आपका 55,000 क्रेडिट लिमिट कर दी जाती है। और जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट करते हैं या जो पेमेंट लेट करते हैं या जिनमें इस तरह की कोई सिचुएशन पाई जाती है, तो वो क्या करता है, बैंक उसकी लिमिट कम कर देता है। और लिमिट कर देता है कम, और साथ साथ में ये भी वो बहुत कोशिश होकर पैसा देने लगता है कि यार किसी का अगर 800 के पार है तो ही उसे मैं मतलब लोन दूंगा। लेकिन जब आरबीआई ब्याज दर कम करता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि एफडी में लोगों को जो पैसा रखते हैं उस पर इंटरेस्ट कम मिलने लगता है। मान लो 5.25% के आसपास में अभी आरबीआई का जो रेपो रेट है वो है। अब जो हमारे 7% का ब्याज हमें दे रहा था बैंक, या 6.5% का दे रहा था, अब उसमें 25 बेसिस पॉइंट का गिरावट आ जाएगी, अब हो जाएगा वो 6%। जब मार्केट में माने कोई भी 6% का मतलब कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर। तो कोई भी आदमी माने अगर 1% का भी बैंक का ब्याज रखता है तो 1% का मतलब ये हुआ कि अगर 1 लाख रुपये पे 1% का ब्याज दे रहा है महीने का, तो आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। और मार्केट के अंदर जो ओपन मार्केट में चलने वाला ब्याज दर है वो 3 से 5% है। तो जब बैंक में आपको आधा % का ब्याज दर मिल रही, 6% का मतलब आधा %, आपने 1 लाख रुपये मिल रखे, आपको 6 लाख मिलेंगे, मतलब 6,000 रुपये मिलेंगे। और जो पर साल की जो इन्फ्लेशन की दर है ना, वो उसको भी बीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो जीडीपी का अनुमान है मतलब 7% या 8% जो आप बोल रहे हो इतनी जीडीपी आएगी, अल्टीमेटली वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसके बाद में जब आपका इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे, उसके बाद में आप 6.5% ले रहे, आप तो 12% 14% रिटर्न निकालो, तब जाके आप ये मान लो कि अपनी जीडीपी को बीट कर पा रहे हो, मतलब अपनी जो इन्फ्लेशन है उसे बीट कर पा रहे हो। 8% का तो इन्फ्लेशन ही है। आप हालांकि मेडिकल इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ रहा मैं इसमें, ना एजुकेशन इन्फ्लेशन को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों महंगाई तो अलग ही सीमा पर चलती है। अगर आपका बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है और उसे बोल दिया कि तो आज इस बार जो है तुम्हारी फीस 500 है, तो अगली बार वो 500 या 1,000 है, मतलब तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है और आज 1,000 की 8% इन्फ्लेशन मतलब 1,080, तो अगली बार 1,080 नहीं करता, बोलता है तो इस बार तुम्हारी फीस जो है वो 1,300 रुपये होगी भाई बाल को। वो कहेगा कि यार इन्फ्लेशन तो सरकार बोल रही है 8%, बोला 8% नहीं होगा। तो जो कॉलेज में या जो स्कूलों में जो इन्फ्लेशन होता है वो कभी भी गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलता, वो अपने हिसाब से चलता है। या मेडिकल में मान लो तुम बोलो यार ये पिछले महीने हमने 10,000 रुपये की दवाई ली थी, या पिछले साल 10,000 की ले रहे थे, इस बार तो यार ये 12,000 की आई, 13,000 की आई, मतलब 12,000 की आई, मतलब 20% का इन्फ्लेशन हो गया। तो बोले यार सरकार ने बोला 8%, मतलब ये 10,000 की ली थी तो 10,800 ही दूंगा मैं। तो मेडिकल का इन्फ्लेशन जो होता है या एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन होता है उसको तो बीट कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप एफडी में पैसा रख रहे हो, जनरली आपने देखा होगा जब भी रेपो रेट कम होती है तो शेयर बाजार क्यों बढ़ता है, कारण ये है, बात समझो भाई। बिल्कुल मैं इतना सिंपल और लेमन लैंग्वेज में समझा दूंगा कि आपको दोबारा इस पर कभी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी रेपो रेट घटती है तो जो लोगों की एफडी पे मिलने वाला ब्याज है वो कम हो जाता है, ये तो मान गए भाई। उसे बैंक में रखने का कोई लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मान लो जब भी आरबीआई अपनी रेपो रेट घटाता है तो शेयर बाजार क्यों बढ़ता है, उसके पीछे कारण ये है कि आरबीआई ने मान लो ब्याज दरों में कमी करी। आरबीआई ने बोला मैं 6% या 5.25% का रखा है, तो उससे होगा क्या, बैंकों में जो एफडी में पैसा रखते हैं लोगों को उसमें इंटरेस्ट कम मिलेगा। इंटरेस्ट कम मिलेगा तो लोग अलग अलग डिफरेंट तरीका खोजने लगेंगे पैसा अधिक कमाने का, क्योंकि यार जो 6% तो कुछ नहीं है, हमें ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा के लिए वो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड मार्केट या डिफरेंट एसेट क्लासेस है ना, उनकी तरफ रुख करते हैं। जैसे गोल्ड लेना, बहुत से गोल्ड लेते हैं, इसीलिए जब आप देखते हैं ना कि यार रुपया कमजोर हो रहा है तो गोल्ड बढ़ रहा है, कार सिल्वर बढ़ रहा है, चांदी बढ़ रहा है, तांबा बढ़ रहा है। ये कारण ये है ना कि लोग बाग डिफरेंट एसेट क्लास में देखना चालू कर देते हैं। मान लो मेरे को 1 करोड़ रुपये निवेश करने,
मुझे 1 करोड़ रुपये पहला दे रहा था बैंक, 8 लाख रुपए साल के, अब दे रहा है 6 लाख रुपए, तो मेरा तो 2 लाख रुपए घट गए। तो मैं क्या 1 करोड़ रुपए को कहीं दूसरी जगह डालूंगा, तो दूसरी जगह मतलब शेयर मार्केट। तो इसीलिए जब भी शेयर रेपो रेट घटती है तो शेयर बाजार बढ़ता है, ये है कारण। अब जो है तुम्हारा कोरोना रेमिडेंस की बात कर लेते हैं। कोरोना रेमिडेंस का आईपीओ खुला है 8 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में खुला है। और आईपीओ की रिव्यू करें उससे पहले समझ लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। कंपनी फार्मास्यूटिकल में काम करती है, फार्मास्यूटिकल में है, और 96% से जो ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का भारत से आता है। ये कंपनी के बारे में अच्छी बात है। कंपनी का तीजा तेरी एक साथ में है, मतलब 8 तारीख में आईपीओ खुला है, 10 तारीख में क्लोज है, 11 तारीख में अलॉटमेंट आ जाएगा, 12 तारीख में आपका रिफंड आ जाएगा, और 15 तारीख में लिस्ट हो जाएगी। एनएससी और बीएससी दोनों पे ये लिस्ट होने वाली है। जो क्यूआईबी है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया, 50% कोटा रिजर्व रखा गया। जो एनआईआई है उनके लिए 15% रखा गया, जो रिटेल निवेशक है उनके लिए 35% रिजर्व रखा गया है। कंपनी को काफ़ी गहरा अनुभव है कोरोना रेमिडेंस को, लगभग 2004 में बनी थी, 2024-25 चल रहा है, तो 21 साल का अनुभव रख के बैठे हैं। और इसके जो सेल्स है, सेल करने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लगभग 2700 हैं, और इसका 22 राज्यों में काम है। जो कंपनी के बारे में पॉजिटिव बात है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो है वो इसका 41 का है। अपने धंधे पे कितने रुपए कमा पा रही है? 100 रुपये में 41 रुपये कमा पा रही है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका 24 का है। ईपीएस, अर्निंग प्रति शेयर, इसका 25 का निकल के आता है। इबिटा, जो इबिटा इसका 21 का है। पैट मार्जिन इसका लगभग 13 का है। अगर बात कर लेते हैं कि कंपनी में सब अच्छा ही अच्छा है, तो खराब क्या है? खराब भी है कि पूरा का पूरा जो कंपनी 655 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, ये कंपनी में नहीं लगेगा। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, ये कंपनी में खराब है। कंपनी के एसेट वगैरह पर नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। कंपनी की वर्ष 2023 की बात करोगे तो 890 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया, उसमें कंपनी ने लगभग 85 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। वर्ष 2024 में कंपनी ने 1020 करोड़ का रेवेन्यू किया, उसके अगेंस्ट में 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। वर्ष 2025 में जो उन्होंने मार्च तक किया वो 1200 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू किया और 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, फार्मास्यूटिकल है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई 96% जो रेवेन्यू आता है वो डोमेस्टिक से आता है। जो जीएमपी है वो इसका 30 से 40% चल रहा है। मतलब जीएमपी एक अंदाजा मात्र है। जीएमपी को देख कर आप बिल्कुल भी आईपीओ में ये ना सोचें कि जीएमपी अच्छा चल रहा है तो आईपीओ अच्छा होगा। लेकिन ये है कि आपको इसमें 40% के आसपास जीएमपी दिखा रहा है, मतलब 60-6 हज़ार रुपये जैसा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। लगाना नहीं लगाना आपको अपने वित्त सलाहकार से पूछ कर लगाना, लेकिन कंपनी फार्मास्यूटिकल है और कहीं ना कहीं भारत में डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और ये कार्ड मतलब हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड ऐसी दवाइयों में काम करती है। तो ये कंपनी का आईपीओ अच्छा है, अपने वित्त सलाहकार से पूछ कर लगा सकते हैं। कुल मिला के बिजनेस मॉडल इसका अच्छा नज़र आ रहा है। अगर अभी वाले आईपीओ में आपने लगाया है, अगर मीशो की बात करोगे तो मीशो 79 भर के बंद हुआ है। 79 आदमियों में से एक को मिलेगा, ये स्थिति रही है सब्सक्रिप्शन की। हालांकि अब लोग बाग कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में फ्लक्चुएशन बढ़ रहा है ना, तो लोग बाग सोचते हैं यार आईपीओ में ही देख लो कुछ मिल जाए। तो अगर विद्या वायर्स की बात करोगे तो 26 गुना विद्या वायर्स भी भर के बंद हुआ है। तो इसमें भी अच्छा खासा मतलब एक तरह से लोगों का रुझान देखने के लिए मिला है। और एक्वास जो कि डिफेंस और एयर स्पेस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वो बनाती है, वो 102% भर के बंद हुआ है। तीनों के तीनों आईपीओ में पॉसिबिलिटी कम है कि मिल जाए। अगर मिल गया है तो ठीक है, तो 5000 रुपये का लिस्टिंग गेन दे देगा। आपको किसी आईपीओ को अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो वो अपन को वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही रखना, अन्यथा आप नुकसान कर लोगे। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में आईपीओ आते हैं, ऊपर रॉकेट की तरह जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। तो गिरने से केन्स टेक्नोलॉजी पे बहुत गिर रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी पर लोगों की बहुत मतलब कमेंट आ रहे हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी को क्या हो गया। दरअसल क्या है, कोटक ग्रुप ने एक रिपोर्ट निकाली थी। इसने क्या कहा था कि इसके जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है ना, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है। इसको आकर के जो तुम्हारा इस कंपनी के सीएफओ हैं जयराम संपत जयराम संपत जो है सीएफओ हैं, उन्होंने आकर इस पर सफाई दी है कि हाँ गलती हुई है कहीं, लेकिन उन गलतियों को बहुत जल्दी ही सुधार दिया जाएगा। कंपनी टॉप से 40% गिर चुकी है केन्स टेक्नोलॉजी।
8,000 रुपये के आसपास या 7600-7700 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया था, वहाँ से कंपनी गिर गई। अगर टेक्निकल वाइज बात करें, खरीदने बेचने कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो 4,000 के आसपास में इसका सपोर्ट बनता है। अगर ये 4,000 पे आकर रुक गई तो समझ लो रुक जाएगी, अन्यथा फिर कुछ भी कहीं भी कुछ हो सकता है। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के इस कंपनी में ट्रेड करें। अगर आपको शेयर मार्केट में अकाउंट खुलाना है तो आप शेयर खान के साथ जा सकते हो। नीचे दिए गए डिस्कशन पे लिंक दिया गया, आप उस पर जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।